हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 3 जनसंख्या संगठन। इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आपको करना क्या है कि मोबाइल को रोटेट करके रखिए और बिल्कुल शांति ढंग से ध्यान से सुनिए। चैप्टर जब समझ जाइएगा तो उसके जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो खुद स्वतः में बना सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई जनसंख्या संगठन क्या है तो क्या बताओगे? तो सबसे पहले क्या बताना, जनसंख्या संगठन की परिभाषा। तो जनसंख्या संगठन क्या है, उसमें हम लोग किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो किसी आवास में यानी किसी क्षेत्र में या किसी देश में जो जनसंख्या निवास करती है, उनके जाति के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में, वहां के स्त्री और पुरुष की संख्या यानी इसको लिंगानुपात कहते हैं। इसके अलावा वहां की जनसंख्या कितनी कार्यशील है, किन किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है, इन सारे बातों को जब हम अध्ययन करते हैं तो वह कहलाती है जनसंख्या संगठन। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसमें मूल रूप से आज पढ़ेंगे क्या क्या। तो जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या संगठन क्या है। फिर पढ़ेंगे हम लोग लिंगानुपात कितनी है, विश्व में लिंगानुपात क्या है, किन देशों में ज्यादा है, किन देशों में कम है। फिर पढ़ेंगे हम लोग भारत में लिंगानुपात क्या है, लिंगानुपात के क्या कम होने के कारण है, यानी स्त्री अनुपात के प्रतिकूल होने के क्या कारण है। फिर पढ़ेंगे आयु संरचना कितनी है, जनसंख्या का वर्गीकरण किस आधार से हम लोग कर रहे हैं, और विभिन्न क्रियाकलापों का भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग बारी बारी से एक एक पॉइंट पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग जनसंख्या संगठन के बारे में कि भाई जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी जनसंख्या के लिंग, उसके निवास स्थान यानी ग्रामीण और शहरी व्यवस्था, इतना ही नहीं, आयु, शिक्षा, उसके जाति, उनके जीवन प्रत्याशा इत्यादि के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो वह कहलाता है जनसंख्या संगठन। ठीक है, अब इससे हमको लाभ क्या है, फायदा क्या है, समझिएगा कि मान लीजिए कि कोई सरकार कोई योजना चलाती है, वह किस आधार से चलाती है। तो इसका मेन जानकारी है, जानकारी कहां से मिलती है उसको, जनसंख्या संगठन से। जैसे मैं बताऊं कि मान लीजिए कि हमने कोई जनसंख्या संगठन किया, जनसंख्या संगठन से हमें यह पता चला कि हमारे बिहार में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है, स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं है, समाज में कोई भी काम स्त्रियां स्वतः नहीं कर सकती है। तो हमारी सरकार इस पर विशेष ध्यान देने लगी कि भाई आखिर महिलाएं क्यों काम स्वतः नहीं कर पाती है, क्योंकि उसके पास आत्मनिर्भर रहने का कोई साधन नहीं है। महिला आत्मनिर्भर नहीं रह सकती। तो भाई क्यों नहीं रहती है? इसलिए क्योंकि उसके पास आय के साधन नहीं है, वह खुद काम नहीं करती है। क्योंकि पुरुष काम करते हैं, महिलाएं घर में रहती है, तो उसे नगद आमदनी नहीं होती। घर की काम तो करती है लेकिन उसे कोई नगद आमदनी नहीं होती। तो सरकार ने क्या किया, महिलाओं को उठाने के लिए, महिलाओं को विकास करने के लिए उसने क्या किया, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उसमें 50% का आरक्षण दे दिया कि चलो भाई महिला अगर 50% आरक्षण में रहेगी, 50% नौकरी में रहेगी, जब नौकरी करेगी तो एक महिला दूसरे महिला तीसरे महिला ऐसे देख करके फिर दूसरी महिला पढ़ेगी, शिक्षित होगी, तो परिणाम क्या होगा कि महिला भी सेल्फ डिपेंड हो पाएगी, यानी पुरुषों पर उससे निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। ये सरकार को कहां से मिली जानकारी, तो जनसंख्या संगठन से। क्लियर? चलिए दूसरी बात, अगर मान लीजिए हम जनसंख्या संगठन का अध्ययन करते हैं, जनसंख्या अध्ययन करने से हमें यह पता चला कि हमारी देश की लिंगानुपात कम है, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये जानकारी मिली। तो हमको पता चला कि महिलाएं यहाँ कम है, किसी अन्य प्रदेश में महिलाएं की संख्या ज्यादा है। अब आखिर ऐसा क्यों, इन सब के बारे में जब हमने गहन से अध्ययन किया तो कुछ जानकारियां हमें मिली। अब उन समस्याओं को दूर करके हम यहाँ के लिंगानुपात को उठा सकते हैं, यानी महिलाओं को उठा सकते हैं, क्योंकि समाज के तो दो चक्के हैं, एक महिला और पुरुष है, तो फिर महिला को रहना जरूरी है। अगर मान लीजिए हम जनसंख्या संगठन का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी महिलाएं कितनी कम है और कितनी ज्यादा है। आपकी शादी हो गई तो समझ रहे हैं कि सारी दुनिया का हो गया, ऐसी बातें नहीं है। आप समझिए कि महिला का होना जरूरी है। तो फिर इस सब के बारे में अध्ययन जानकारी कहां से मिलती है हमको, तो जनसंख्या संगठन से मिलती है। क्लियर? अगर मान लीजिए कोई भी क्षेत्र में लोग आगे हैं, आर्थिक की दृष्टि से कोई देश संपन्न है, इसका मतलब क्या है,
तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न अगर है तो उसके पीछे दो कारण हो सकते हैं। एक वहां की शिक्षा व्यवस्था उच्च होगी, दूसरी कारण हो सकती है कि वहां की कार्यशील जनसंख्या, कि कार्यशील जनसंख्या कितनी ज्यादा है और कम है। तो अब इन सारी बातों को हम अध्ययन करने से हमको ये पता चला कि कहीं पर जनसंख्या आर्थिक दृष्टि से उन्नति होने के पीछे क्या वजह हो सकता है। तो पहला है वहां के कार्यशील जनसंख्या। अब सरकार इस पर योजना लगाती है कि भाई हमारी जो कार्यशील जनसंख्या है उसको रोजगार मिलनी चाहिए। तो ये सब योजनाएं सरकार कहां से लाती है। तो सरकार पहले क्या करती है, कार्यशील जनसंख्या के बारे में पढ़ती है, जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ती है और तब जाकर के योजना लगाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या संगठन क्या है। फिर से एक नजर, किसी भी आवास में या किसी देश में जनसंख्या की जाति, लिंग, स्त्री पुरुष का अनुपात, शिक्षा, उसके कार्य क्षेत्र, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इन सब के बारे में विशेष अध्ययन करते हैं, तो वह कहलाता है जनसंख्या संगठन। ठीक है, और इससे क्या फायदे, तो इससे सरकार को योजना लगाने में एकदम आसान होती है कि जब इसका अध्ययन कर लेती है तो उसको कोई भी योजना लगाती है तो सटीक उतरती है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको एक बात समझ में आया होगा कि जनसंख्या संगठन। अब दूसरा पॉइंट हमारा है लिंगानुपात। चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कि आज लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात का क्या मतलब हुआ मेरे भाई। तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं निवास करती है, इसको कहते हैं हम लोग लिंगानुपात। माने कभी भी हमको लिंगानुपात अगर निकालनी हो तो हम लोग क्या पढ़ेंगे कि 1000 पुरुष है, वहां पर कितनी महिलाएं निवास करती है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग लिंगानुपात। याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी सूत्र पूछता है तो सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। देखिए, सॉरी थोड़ा सा हमारा पॉइंट आगे बढ़ गया, चलते हैं। अगर आपसे पूछे सूत्र तो याद रखेंगे महिलाओं की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ये किसके लिए है, भारत के लिए। भारत में इस तरह के लिंगानुपात बताए जाते हैं कि भाई भारत का लिंगानुपात का सूत्र क्या है, तो महिला की संख्या बट्टे पुरुष की संख्या। लेकिन अगर दूसरे देशों में चले जाइए, अन्य देशों में अगर इस तरह का निकालिएगा तो पुरुषों की संख्या बटे महिला की संख्या गुणे 1000। अंतर ये, अपने यहाँ महिला की संख्या बटे में पुरुष की संख्या, समझ रहे ना, लेकिन वहां पर है पुरुषों की संख्या बटे महिला की संख्या। अब कहेगा ऐसा क्यों, तो हमारे भारत में महिला को प्राथमिकता दी गई है, हर क्षेत्र में महिला को आगे रखा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर पहले महिला की संख्या बटे पुरुष की संख्या। बात वही है, यानी 1000 पुरुष पर कितनी महिलाओं की संख्या आ रही है, इसी को हमको समझना है। लेकिन सूत्र याद रखिएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप दिमाग से टिक लगाएंगे वहां पर कि महिला की संख्या ऊपर रहेगा भारत के लिए और अन्य देशों के लिए रहेगा तो पुरुष की संख्या ऊपर में रहेगी। ठीक है, चलते हैं। अब स्त्रियों के लिंग अनुपात में प्रतिकूल यानी कम होने के कारण क्या है, याद रखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे देश में लिंगानुपात है, अब अन्य देशों में भी लिंगानुपात है, तो सब देशों में कम होने के पीछे या भारत में कम होने के पीछे क्या वजह हो सकती है। तो पहले इसको वजह को देख लेते हैं, फिर अन्य देशों के आंकड़ों को देख लेंगे हम लोग। देखिए, सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न स्तर, यानी कि हमारे समाज में महिलाओं का जो जीवन स्तर है वह बहुत ही निम्न स्तर का है। समाज में महिलाएं कुछ भी नहीं कर सकती अपने मन से, पुरुष ही प्रधान होता है, चाहे हमारे घर में हो या हमारे समाज में, या कोई मान लीजिए अपने भारत की बात कर रहे हैं, अगर कोई महिला सेल्फ डिपेंड है, सरकारी नौकरी में भी है, लेकिन अगर वह समाज में है तो वह पुरुषों के अधीन ही रहती है, वह अपना निर्णय कुछ नहीं कर सकती। उसका जो पति होगा, उसका जो बेटा होगा, वो जो कहेगा वही उसको करना होता है। यानी महिलाएं जो होती है ना, सामाजिक स्तर में उसे निम्न दृष्टि से देखा जाता है। अभी हाल फिलहाल की एक घटना आपने सुना होगा कि एक एसडीएम साहिबा थी, क्या नाम था उनका, नाम मुझे याद नहीं, ज्योति मौर्य नाम था उनका। उसने क्या किया आपने सुना, और उनके पीछे 2 लड़के थे। आखिर ज्योति मौर्य को ही सबसे ज्यादा सामाजिक सोशल मीडिया जो थी उस पर ज्यादा करके उसे उछाला गया, जबकि उनके पति और उस जो एक कांस्टेबल था, जो उनका क्या कहते हैं उसको, लवर कहिए, उनका विशेष कोई उछाला नहीं गया। सबसे ज्यादा किसको उछाला गया, केवल ज्योति मौर्य को उछाला गया, क्योंकि हमारी समाज जो है वह महिलाओं को हमेशा नीचे की दृष्टि से ही देखता है। जबकि गलती वहां पर अगर हुई है तो एसडीएम ज्योति मौर्य से हुई,
तो वो कांस्टेबल जो था, उसका नाम मुझे याद नहीं है, उनसे भी हुआ है। गलती दोनों ने किया, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने क्या देखा, अगर गलती हुई तो दोनों से हुई, तो लेकिन सोशल मीडिया पर किसको ज्यादा उछाला गया, ज्योति मौर्य का। देखिए यही हमारी सामाजिक स्थिति है, ठीक है, कि अगर पुरुष अगर गलती करे तो उसे उतना सामाजिक स्तर से नहीं उछाला जाता है, लेकिन अगर गलती महिला कर देती है तो उसे अधिक से अधिक सामाजिक स्तर से उछाला जाता है। ये हमारे लिंगानुपात के कम होने का सबसे बड़ी कारण है, ठीक है। चलते हैं, दूसरा कारण है घरेलू हिंसा। अब समाज में घरेलू हिंसाएं सबसे ज्यादा होती है, और घरेलू हिंसा होने के कारण महिलाओं को मारा पीटा दबाया जाता है। परिणाम क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं, नीचे जाएगा, महिलाएं जो हैं घरेलू हिंसा के कारण क्या होती है, अपनी आत्महत्या कर लेती है। इससे भी महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, कम हो रही है। मैं अपनी बात बताऊं, हमारे यहाँ एक लड़की रहती थी, पढ़ती थी, जिसकी नाम थी सोनी कुमारी। बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन शादी हुई है। शादी होने के बाद मात्र 6 महीना के अंदर उसके ससुराल वाले ने उसे मार दिया। एक फिलहाल नई घटना हुई थी, उसकी भी वही हाल हुआ है। 2 साल के बाद उस लड़की को मार दिया जाता है। जब दोनों घटना में मुझे पता चला, तो पता चला कि दहेज प्रथा के कारण उसको मारा गया है। आखिर वहां पर लड़कियों की 2 संख्या कम हो गई, इसके पीछे क्या कारण था, घरेलू हिंसा। यानी कि चाहे वो किसी कारण से हो, लड़कियों को अधिक मारा पीटा, टॉर्चर किया गया, दबाया गया, या तो लड़की खुद मर जाए या उसके परिवार के लोग उसे मार दे। नहीं तो आपने क्या देखा, घरेलू हिंसा के कारण भी हमारी स्त्रियों के लिंगानुपात में काफी कमी होती है। अगला है स्त्री भ्रूण हत्या। यानी आजकल क्या होता है, लड़कियों के जन्म लेना सबसे बुरा माना जाता है। अगर परिवार में लड़का जन्म ले तो बड़ी खुशियां मनाई जाती है, भोज किया जाता है और उनके माता पिता खुश होते हैं। लेकिन लड़कियां अगर जन्म ले तो माता पिता को दुखी होता है। लेकिन सच्चाई क्या है मेरे भाई, मैं बता दूं, बस लड़का का जन्म लेने तक ही खुशी होती है। उसके बाद लड़का के जीवन में सारा जिंदगी उसको कामे करना होता है। उसके जिंदगी में सुख बहुत कम मिलता है, लड़की के जिंदगी में बहुत सुख है। लेकिन लड़का का खाली जन्म में खुशी मनाया जाता है। जन्म हुआ तो उसके माता पिता खुश होते हैं, ठीक है। हमने एक वीडियो देखा था, बता रहा था कि शादी के दिनों में लड़का एगो सिलेंडर धो रहा है, एगो टोपिया धो रहा है, एगो बोरा धो रहा है आलू का, एगो उधर नहीं, लुंगी बेचारे पहन करके, कोई कुछ पहन के। औरत लड़कियां लोग मेकअप कर रही है बहुत सारा, देख रहे हैं क्या समझे। बस लड़कियां, लड़का का जो जन्म होता है ना, किसके लिए, केवल खुशियां मनाने के लिए, लेकिन सारी जिंदगी उसकी उसी में बीत जाती है, ठीक है। चलते हमको उन्हें पढ़ना क्या भाई, स्त्री हत्या। तो सबसे पहली बात क्या होता है कि हमारे यहाँ लड़कियों की संख्या कम होने की वजह क्या है, भ्रूण हत्या। यानी लड़की जन्म लेती है तो माता पिता समझते हैं कि हमारी जो आगे की जब ये बड़ी होगी तो हो सकता है कि हमारी नाक कटा देगी, यानी कहीं कुछ गड़बड़ी कर देगी तो कहेगी नाक कटा दिया। पिताजी कहेंगे हमरा नाक कटा दी, दादा कहेगा हमरा सिर का पगड़ी उतार दिया, चाचा कहे हमरा उंगली कटा दिया। अरे भाई सारा का सब कटाइए दिया, इसके क्या अधिकार। लड़कियों को एकदम बिल्कुल नीचे की दृष्टि से देखा जाता है। यहां तक कि अगर लड़की की शादी हो जाए, शादी करनी हो, तो उससे ये भी नहीं पूछा जाता है समाज में कि हम जिस लड़के से तुम्हारी शादी कर रहे हैं, क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है कि नहीं है, ये पूछा नहीं जाता है। बस उनके माता पिता चाहे जो भी उनके सगे संबंधी हो, वो देख लिए, उन्हें लड़का पसंद है तो समझिए उसकी शादी हो गई। चाहे वो लड़की को लड़का पसंद हो ना हो, वो किससे शादी करना चाहती है इसकी कोई रजामंदी उसे पसंद नहीं होता है। ये हमारी सामाजिक स्थिति है। अब वहां पर लड़कियों की जन्म के समय फिर एक दूसरी कारण होती है दहेज प्रथा। माता पिता ये भी सोचते हैं कि लड़की जन्म लेगी, कहां से हम पैसे लाएंगे। अब पैसे की चर्चा अगर होती है तो सोचते हैं कि इसको मार दिया जाए। घर में ही पता चल जाता है कि लड़का है कि लड़की, तो लड़की, तो चलो उसकी हत्या कर दो, यानी कि गर्भपात करवा दीजिए। ऐसा हमारे यहाँ होता है। लेकिन याद रखिएगा, सावधान, डॉक्टर लोग ना अब बहुत चालाक हो गया है। डॉक्टर लोग कर देता है कि अगर लड़का है तो कह देगा लड़की है, ठीक है ना, और लड़की है तो कह देगा लड़का है। ये भी होता है, तो सावधान रहिएगा। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़े पार्टी हैं, बहुत बड़े, जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, करोड़पति क्या कहें, मैं उनको अरबपति कहना चाहूंगा। और उनके एक ही बेटे, उनको जब शादी हुई तो उनकी 3 बेटियां हुई, यानी पोता कितनी हुए, पोती 3 हुए। चौथा में जब वो गए करवाने के लिए तो पता चला, डॉक्टर ने कह दिया कि ये क्या है,
बेटी है, जबकि था वो लड़का। जब गर्भपात करवाया गया तो पता चला कि वो लड़का था। ठीक है ना, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ये सब भी होता है। और जब उसका गर्भपात करवा दिया गया, उसके बाद अगला बार जब हुआ तो फिर से जांच करवाया गया तो बेटा हुआ। बेटा 6 महीना का हुआ, वो मर गया। समझ रहे ना? तो कहने का अर्थ है कि थोड़ा ये सब होता है, कुछ प्राकृतिक प्रकोप, इस पर ध्यान रखिएगा। चलते हैं, हम लोग ज्यादा नहीं समझ लेंगे। तो स्त्री का गर्भ में ही क्या कर दिया जाता है? हत्या कर दिया जाता है। स्त्रियों की प्राकृतिक लाभ, यानी कि स्त्रियां जो होती है ना, मतलब ऐसे भी उसकी जो मतलब क्या कहते हैं, रहन सहन निम्न स्तर होने के कारण भी उसकी संख्या धीरे धीरे क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्त्रियों के कम होने के कारण, यानी लिंगानुपात में पुरुष ज्यादा है और महिला कम है, इसके पीछे के क्या कारण। ठीक है, अब आगे चलेंगे। अब पूरे विश्व में हम लोग देखते हैं कि कहां पर जनसंख्या का ज्यादा है और कहां पर कम है, इनके बारे में चलते हैं। विश्व जनसंख्या पर अगर लिंगानुपात में देखा जाए तो 102 पुरुष पर 100 स्त्री है। यानी कि कहने का अर्थ है पुरुष की संख्या अगर पूरे विश्व ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर करें तो पुरुषों की संख्या कितनी है? 102 है। महिलाओं की संख्या कितनी है? मात्र 100। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि अगर पूरे विश्व में अगर लिंगानुपात निकालते हैं तो पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? तो याद रखेंगे 102 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 100। इसी तरह से अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला अगर देश निकाला जाए तो लैटविया है, जहां 100 स्त्री पर 85 पुरुष हैं। यानी कि वहां पर पुरुषों की संख्या बहुत ही कम है और महिलाओं की संख्या, ये पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, अपने इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं। ये लैटविनिया एक देश है जहां पर पुरुष की संख्या क्या है? पुरुष की संख्या कम है, 85 पुरुष 100 महिलाएं। लेकिन अगर कम लिंगानुपात वाला अगर कहेंगे तो अमीरात यानी अरब देश हैं, जहां पर 100 पुरुष हैं और महिला कितनी है? मात्र, सॉरी गलती लिखा गया है, 1000 पुरुष हैं और महिला की संख्या कितनी है? स्त्री की संख्या कितनी है? 311 है। यानी पुरुष की संख्या अमीरात में ज्यादा है। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसके पीछे क्या कारण होता है मेरे भाई, समझना कि तुम अगर गांव में अगर चर्चा करोगे, गांव में अगर देखोगे तो महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है, पुरुष की संख्या कम होती है। शहर में जाओ, शहर में देखोगे पुरुष की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या सोच रहे हो? तो सोच रहे होगे कि गांव से पुरुष काम करने के लिए अपने घर को छोड़कर कहां जाता है? शहर में जा रहा है। और शहर में जब वो जाता है तो अपनी स्त्री बीबी बच्चों को तो लेकर नहीं जाता है सारे लोग, कुछ लोग जाते हैं, सब लोग नहीं जाते हैं। औरतें घर पर गांव में रहती है, पुरुष वहां से कमा करके भेजता है। तो अगर गांव में अगर हम अभी के समय में आज की तारीख में अगर हम गिनती करना शुरू करें तो महिलाओं की संख्या क्या मिलेगी? हमें ज्यादा मिलेगी, पुरुष की संख्या कम मिलेगी। पूछेंगे कि आपकी कहाँ गया? वही तो कहेगा वो रहते हैं कलकत्ता। फिर दूसरे घर में जाएगा, आपके कहाँ गए? कौन? तो कहेंगे वो रहते हैं मद्रास। नहीं रहेंगे, यानी कि पता चलेगा कि पुरुष है ही नहीं, यहाँ गांव में पुरुष कम है। ठीक वही बात है वर्ल्ड में। वर्ल्ड की बात करें तो अमीरात अरब देश बहुत अमीर देश है। अगर वहां रोजगार का अवसर की बात करें तो सबसे ज्यादा अभी के समय में रोजगार का अवसर अरब देशों में ज्यादा है। तो वहां पर क्या हुआ कि बाहर से वर्ल्ड के अन्य देशों से आबादी वहां ज्यादा जाने लगी। स्त्रियां वहां का जो है वो तो है, लेकिन पुरुष बाहर से आकर के वहां रहने लगे, जिसके कारण वहां पर पुरुषों की संख्या बढ़ गई है और महिलाओं की संख्या क्या हो गई है? कम गई है। ठीक है, तो कहीं भी अगर लिंगानुपात में पुरुष अगर कम है तो समझिएगा कि वहां से पुरुष निकल करके कहीं गए हैं काम करने के लिए। अगर पुरुष की संख्या ज्यादा है तो समझिएगा कि बाहर से लोग आकर के यहाँ पर काम करने के लिए आ गए हैं। ठीक है, तो अरब अमीरात में यही हुआ है कि बाहर से लोग काम करने के लिए आ गए हैं। तो याद रखेंगे अगर सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला देश तो याद रखेंगे लैटविया, और सबसे कम लिंगानुपात वाला देश तो अमीरात। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा भारत में अगर देख लेते हैं। अब भारत की स्थिति को देख लेते हैं कि भारत में किस तरह का है। देखिए भारत में अगर ओवरऑल अगर गणना कीजिएगा तो 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। क्योंकि हम लोग 1000 पुरुषों पर निकालते हैं, तो 1000 पुरुष की अगर बात करेंगे तो 1000 पुरुष भारत में अगर गिनती करेंगे तो 943 महिलाएं पूर्ति है पूरे भारत के अगर ओवरऑल कर निकालेंगे तब। ठीक है,
तो 943। याद रखिएगा 1000 पुरुषों पर कितनी? 943। क्या सभी राज्यों में एक जैसा है क्या? नहीं, सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है, किसी राज्यों में कम है, ध्यान दीजिए, किसी राज्यों में कम है और किसी राज्यों में ज्यादा है। अब देखिए कौन कौन, तो बिहार की बात करें, अगर बिहार की बात करें तो मात्र 934 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर महिला की संख्या कितनी? 934। महिला की संख्या कम है। फिर अगर हम चले जाएं हरियाणा तो 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाएं हैं, महिला की संख्या वहां बहुत कम है। लेकिन अगर दूसरे प्रदेश चले जाएं, पांडिचेरी चले जाएं, केरला चले जाएं, अगर वहां चले जाइएगा तो वहां पर महिला अनुपात ज्यादा है। 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक, अब आप क्या समझे? आखिर हमारे एक भारत देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग लिंगानुपात है। बिहार, क्योंकि हम बिहार में रह रहे हैं इसीलिए हमने बिहार का लिंगानुपात बताया कितना, तो 10, यानी 1000 पुरुषों पर 934 महिलाएं। भारत में है कितना, तो 943। हरियाणा 877 जो सबसे कम वाला, और सबसे ज्यादा वाला केरला जहां पर 1084 है। अब अगर पूरा का हम योजना निकालते हैं तो हमने ये समझा, हमको ये समझ में आया कि जहां की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, जहां आर्थिक उन्नति अच्छी है, वहां महिलाओं की लिंगानुपात सही है, यानी महिलाएं ज्यादा है या बराबर है। लेकिन जहां की आर्थिक व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था कमजोर है, वहां की महिलाओं की संख्या कम है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं अन्य देशों की बात को फिर से हम लोग चर्चा करें। तो हम देख रहे थे कि भारत और विश्व में लिंगानुपात का तरीका कि भाई कहां पर कम है और कहां पर ज्यादा है। तो हमने एक आंकड़ा तैयार किया कि बिहार में 1000 पर 943 सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है, तो याद रखिएगा हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है तो केरला, और पांडिचेरी भी है, याद रखिएगा। और विश्व में अगर सबसे कम लिंगानुपात वाला तो लैटविया, और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला तो अमीरात। ठीक, अब हमारा एक यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक संस्था है। अब ये पूरे विश्व का लिंगानुपात संगठन करती है। जब मापने के बाद वो बतलाती है, क्या कहती है सुनिएगा, वो कहती है कि ऐसे कितने देश हैं, 139 ऐसे देश हैं जहां जनसंख्या का लिंगानुपात अनुकूल है, लेकिन 72 ऐसे देश हैं जहां अनुकूल नहीं है। अब भाई अनुकूल और अनुकूल नहीं, यानी प्रतिकूल और अनुकूल का क्या मतलब, तो याद रखेंगे। देखिए, अनुकूल का अर्थ है स्त्री की संख्या या तो पुरुष के बराबर है या उसके समकक्ष है या स्त्रियां ज्यादा है, तो उसको कहते हैं हम लोग अनुकूल। लेकिन जिन देशों में अगर स्त्रियों की संख्या कम है या पुरुष बहुत ज्यादा है और स्त्रियां बहुत कम है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल का मतलब क्या समझे? परीक्षा में पूछता है कि लिंगानुपात में अनुकूल और प्रतिकूल क्या है। जैसे आपने पिछले अध्याय यानी विश्व जनसंख्या घनत्व वितरण और वृद्धि चैप्टर जो पढ़ा था, उसमें अपकर्ष और प्रतिकर्ष पढ़ा था। ठीक है, तो उसी तरह से यहां अनुकूल और प्रतिकूल पूछ रहा है भाई लिंगानुपात में। तो आप क्या बताएंगे कि जिस देश में पुरुषों की संख्या के बराबर स्त्री की संख्या है या स्त्री की संख्या पुरुषों से ज्यादा है तो उसे कहते हैं अनुकूल। लेकिन अगर किसी देश में महिला की संख्या कम है, बहुत कम हो, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिकूल। ठीक है, आगे चलते हैं। एशिया में कुछ देशों में लिंगानुपात बहुत ही कम है। अगर हम पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात अगर करें तो यूनाइटेड जो हमारी संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वह कहती है कि 139 देशों में लगभग अनुकूल है, लेकिन 72 देशों में बहुत ही कम है। तो आखिर ऐसे कौन कौन से देश हैं जहां कम है? फिर एशिया महादेश में हम लोग रहते हैं, तो एशिया महादेश में ऐसे कौन कौन से देश हैं मेरे भाई? तो चलते हैं, याद रखिएगा, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ये सब जो देश हैं यहां पर लिंगानुपात बहुत ही कम है, यानी पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। क्लियर, समझ में आ रही बात? चलते हैं। तो कौन कौन से देश में कम हो गए समझ रहे हैं? चलते हैं आगे की तरफ। अब हमें यहां से लिंगानुपात को प्रभावित करने वाले कारक, तो इसका हमने आगे चर्चा किया। आर्थिक कारण, देखिए हमने पीछे बताया था इसका चर्चा,
लिंगा अनुपात को प्रभावित करने वाले सबसे प्रमुख कारण में है आर्थिक कारण, यानी पुरुषों को अर्थ पर अधिकार है, महिलाओं को अर्थ पर अधिकार नहीं है। या हमारे देश की नहीं बात कर रहे हैं, किसी अन्य देशों में भी यही कहानी है, जिसके कारण महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से वह पिछड़ा हुआ है। परिणाम होती है कि महिला वहां पर संख्या कम है, वो कोई भी निर्णय अपना खुद नहीं ले सकती। घर में कोई सरकारी नौकरी वाली महिला है, उसके अकाउंट में 5 लाख रुपया है, 10 लाख रुपया है, लेकिन वह 100 रुपया अपने मन से खर्चा नहीं कर सकती। तुरंत पुरुष पूछेंगे कि आपके खाते में 5 लाख था तो उसमें 100 कम कैसे गया, ठीक है, ये उनके पति उनसे पूछेंगे। लेकिन अगर पति के खाते में 5 लाख है, 1 लाख उसने खर्च कर दिया, महिलाओं को पूछने का अधिकार नहीं, महिला पूछती नहीं है। ये हमारे यहाँ का रीति रिवाज है। चलिए, ये तो हम पहले भी चर्चा कर रखे थे। अब जन्म दर भी देखेंगे कि जिस देश में जन्म दर अगर ज्यादा है, पुरुष का जन्म दर, तो वहां पुरुष की संख्या ज्यादा है। पुरुष का अगर मान लीजिए जन्म दर कम है तो वहां पर इस तरह की बातें हैं। जैसे अभी अगर आप आंकड़ा लीजिएगा, ऐसे हमारी किताब की कुछ और आंकड़ा है, लेकिन हम भी पढ़ा रहे हैं 20 वर्षों से, तो हमने एक अनुपात निकाला है। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो अपने विद्यालय में हमने प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, फिर उच्च विद्यालय में पढ़ा, फिर कॉलेज में पढ़ा। पढ़ने के बाद हमने, उस समय तो उतना ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हम सोचते हैं कि हम लोग जब पढ़ते थे तो लड़का की संख्या ज्यादा थी। अब हम कई वर्षों से कोचिंग संस्थान चला रहे हैं, तो हमने देखा कि हर क्लास में लड़कियां ज्यादा है और लड़के कम हैं। यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ की पहले लड़का का जन्म दर ज्यादा था, इसीलिए लड़का का संख्या ज्यादा हुआ, लेकिन अब लड़कियों का जन्म दर लगता है ज्यादा है, इसलिए हर क्षेत्र में लड़कियों की संख्या ज्यादा है। आप चले जाइए किसी भी हाई स्कूल पर, अब वहां पर या प्राथमिक विद्यालय में ही चले जाइए, माध्यमिक विद्यालय में चले जाइए, बच्चों को पंक्ति में खड़ा कर दीजिए सारे बच्चों को, तो देखिएगा लड़का वाला 2 गो पंक्ति है, लड़की वाला 5 गो पंक्ति, भाई बराबर बराबर में। यानी कहने का अर्थ है लड़कियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका मतलब आप क्या समझे कि लड़कों का जन्म दर अब कम है और लड़कियों का जन्म दर अभी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इसी तरह से मृत्यु दर की बात करें तो मृत्यु दर में लड़कियों का मृत्यु दर क्या हो गया, अभी कम है, और लड़कों का मृत्यु दर क्या है, ज्यादा है। इन सब कारणों से भी क्या होता है कि स्त्री पुरुष की संख्या में अंतर दिखाई पड़ती है। आगे चलते हैं। अब आयु संरचना, हमारा यहां से टॉपिक्स खत्म होता है लिंगानुपात वाला। अब आयु संरचना देखते हैं। आयु का मतलब क्या समझ रहे हैं कि कहां पर किस तरह की आबादी है, कितने उम्र वाले लोग हैं, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलते हैं। आयु के आधार पर जनसंख्या का वर्गीकरण आयु संरचना कहलाती है। अगर आयु के आधार पर अगर आप जनसंख्या का वर्गीकरण करते हैं तो वह क्या कहलाती है, आयु संरचना कहलाती है। जैसे मैं बता दूं, बाल वर्ग, यानी आयु संरचना के आधार पर अगर बांटते हैं तो कितने वर्गों में बांटते हैं, 3 वर्गों में। कौन कौन, तो पहला हमारा है बाल वर्ग जो 0 से 14 वर्ष का, दूसरा है हमारा प्रौढ़ वर्ग जो 15 से 60 वर्ग, और वृद्ध वर्ग जिसमें 60 से ऊपर की जो आबादी है वो आती है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। पढ़ना हमको इसमें कुछ बातें हैं जिसमें है आश्रित जनसंख्या। अगर आश्रित जनसंख्या की बात करें तो आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं, देखिए आपको जो परिभाषा शब्द है उससे ही पता चलेगा। आश्रित का मतलब होता है वैसी आबादी जो किसी दूसरे पर निर्भर करती है, वैसी आबादी जो अपने कार्य के लिए, अपने पैसों के लिए किस पर निर्भर करती है, दूसरों पर निर्भर करती है, तो उसे कहते हैं हम लोग आश्रित जनसंख्या। अब एक गौर करके देखना ना कि घर में, तुम्हारे घर में जो बच्चे होंगे, या आज से तुम लोग 10 साल पहले ही बात करो, अगर तुम्हें अगर एक कलम खरीदना होता था तो अपने मम्मी पापा से ही पैसा लेना पड़ता था। हाँ, अब थोड़ा सा क्या हुआ है कि कुछ चोरा छिपा के भी तू लोग रख लेते हो, वो अलग गड़बड़ी हुआ, तुम्हारा घोटाला नहीं, या पहले जो भी था। लेकिन हम लोग पहले हर काम के लिए किस पर निर्भर करते थे, माता पिता से। यानी कि जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे होते हैं वो किन पर निर्भर करते हैं, अपने माता पिता के पैसों पर निर्भर करते हैं। हर काम के लिए उन्हीं पर निर्भर करना, कहीं आना जाना हो तो उन पर निर्भर करना, क्योंकि आप कहीं स्वतः जा नहीं सकते थे। आपको अगर कोई जा रहा है तो लेके जाएगा और लेके आएगा, तब जाकर के जाते थे। हम बच्चे थे,
क्लास 6 में पढ़ रहे थे, तो उसे नहीं 5 में, सॉरी 5 में पढ़ रहे थे, तो हमारी बहन की शादी हुई थी। तो हम जब जाते थे बहन के साथ, तो इधर से विदा में तो हम लोग साथ में जाते थे, लेकिन उधर से हमको समझ में नहीं आता था कि हमको कहाँ से आना है, कैसे आना है। तो फिर हमारे जो जीजाजी होते थे वो हमको पहुंचा देते थे समस्तीपुर तक। फिर वहां से हमारे पिताजी जाते थे रविवार के दिन बाजार, तो उसको हमको लेते आते थे, या घर तक हमको पहुंचाते थे, या यहाँ के गाड़ी में बैठा देते थे, कहते थे आप उतर जाइएगा ना, तो चले जाते थे। इस तरह से समझ रहा ना। लेकिन अब ऐसी बातें नहीं होती है। अब तो हम दिल्ली का क्या, देश के दुनिया के कोई भी कोने में चले जाएंगे और चले आएंगे। तो क्या है, ये हम आश्रित पहले थे, ये आश्रित जनसंख्या। इसी तरह से कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो बूढ़ा व्यक्ति भी दूसरे पर आश्रित होता है उठने बैठने चलने के लिए। वैसी आबादी जो अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर करती है, उसको कहते हैं हम लोग आश्रित जनसंख्या, जिनमें बच्चा और बूढ़ा आएंगे। अब आगे चलते हैं, सुनिएगा। कार्यशील यानी अर्जन, अर्जन करने वाली जनसंख्या, माने वैसी जनसंख्या जो अर्जन करती है, यानी जो कमाती है, कमाने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं हम लोग, कार्यशील या अर्जन जनसंख्या। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए कि जो बच्चे 14 वर्ष से ऊपर के हो जाते हैं, 15 वर्ष के हैं और 59 वर्ष तक की उम्र है, वो कमाने वाला उम्र होता है। आप इसमें कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे तो आप अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। तो ऐसे उम्र को क्या कहा गया है, कार्यशील जनसंख्या। और हमारे भारत में अगर बात करेंगे तो कार्यशील जनसंख्या की संख्या बहुत ही ज्यादा है, यानी युवाओं की संख्या हमारे यहाँ क्या है, ज्यादा है। हाँ, भले गांव में संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन शहरों में इसकी संख्या क्या है, ज्यादा, क्योंकि पुरुष यहां से निकल के कहां चले गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। यह जनसंख्या आयु लिंग संरचना को दर्शाता है। अब थोड़ा सा आयु लिंग पिरामिड देखते हैं। आयु लिंग पिरामिड यानी कि आयु के आधार पर और लिंग के आधार पर अगर हम एक सभी को संख्या को अगर हम जमा करें एक जगह, तो एक कप कैसी जो बन जाती है, प्याला की जैसी, माने सॉरी घंटी, उल्टी घंटी की तरह दिखाई पड़ती है। याद रखेंगे, आयु लिंग पिरामिड अगर हम लोग अगर बनावेंगे तो कैसा संरचना बन जाती है, उल्टी घंटी की तरह। ठीक है, यानी कि एक संरचना तैयार कीजिए पिरामिड। पिरामिड का मतलब क्या समझ रहा है, इस तरह की संरचना अगर होती है, ठीक है, ये घंटी की तरह बन गई, हो गया। अब इसमें दो बातें समझ में आता है कि इसमें अगर मान लीजिए जो ये बायां भाग है, ये बायां पक्ष, और ये क्या हमारा दायां पक्ष। दायां पक्ष याद रखिएगा स्त्री की संख्या को दर्शाता है, और बायां पक्ष किसकी संख्या को दर्शाता है, पुरुष की। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, याद रखिएगा। पूछे जाए आयु लिंग पिरामिड में बायां पक्ष किसको दर्शाता है, तो पुरुष की संख्या को, और दायां भाग किसको दर्शाता है, स्त्री की संख्या को। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। अब चलते हैं स्थिर जनसंख्या और ह्रासमान जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का क्या मतलब समझे, कि कोई आवास है और कहीं पर मान लीजिए अब जितनी जनसंख्या है वो अगर वैसा ही है, कमती नहीं है, या ना तो बढ़ती है और ना ही कमती है, तो उसको कहते हैं हम लोग स्थिर जनसंख्या। लेकिन अगर किसी आवास में जनसंख्या कमने लगती है, किसी कारण से हो, या तो मृत्यु दर ज्यादा हो जाए या वहां के लोग कहीं उठकर चले जाएं, तो उसको कहते हैं ह्रासमान जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का मतलब क्या, जनसंख्या जैसा है वैसा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। लेकिन ह्रासमान जनसंख्या का क्या मतलब, कि जनसंख्या में परिवर्तन होना सूरज। ध्यान दीजिए ना, तो अच्छा रहेगा। सुनबे नहीं करते क्या समझिएगा। तो हम लोग पढ़ रहे थे स्थिर जनसंख्या वैसी जनसंख्या जिसमें हम लोग वृद्धि यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो, या कोई बाहर से आता है तो उतना ही चला जाता है, बराबर बराबर अगर रहता है तो स्थिर। लेकिन अगर जनसंख्या जितनी थी वह कमने लगे तो उसको कहते हैं हम लोग ह्रासमान। चलते हैं आगे। अब थोड़ा सा साक्षरता की बात कर लेते हैं। देखिए, साक्षरता का मतलब है कि कोई भी नागरिक किसी भाषा में अपना नाम लिखना या पढ़ना जानता है तो उसे साक्षर कहते हैं। देखिए, साक्षर का एक परिभाषा अगर कोई पूछे भाई साक्षर किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे, किसी भी आवास में, किसी भी देश में वह नागरिक जो किसी भी भाषा में अगर अपनी नाम को लिख लेता है या अपने नाम को वह पढ़ लेता है, तब पढ़ने लिखने वाले को कहते हैं हम लोग साक्षर, नाम का ही। लेकिन यह परिभाषा हमारे ख्याल से सही नहीं है, लेकिन जब किताब कह रही है तो हमको वही लिखना है कि केवल नाम लिखने वाले तो बहुत सारे लोग अपना नाम कम से कम सीख लेते हैं, सिग्नेचर करना, ये है हमारा नाम है, नहीं, तो वो साक्षर के रूप में नहीं होना चाहिए।
उनकी एक उपलब्धि होनी चाहिए, लेकिन वहां तक नहीं कह के यहाँ पर कहा गया क्या है कि जो नाम लिख लेते हैं या पढ़ लेते हैं तो वह क्या है, साक्षर है। किसी से क्षेत्र में साक्षरता का अनुपात उसके सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाता है। अभी हमने बताया कि अगर किसी देश में अगर साक्षर ज्यादा है तो वह आर्थिक दृष्टि से अधिक संपन्न होगा, अगर साक्षर कम है तो आर्थिक दृष्टि से कम संपन्न होगा। किसी भी देश की बात कर रहे हैं या आप अपने आवास में ही लीजिए, आप अपने पड़ोस में लीजिए, देखिएगा कि जिस परिवार के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा शिक्षित हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, वो घर ज्यादा खुशहाल है। लेकिन जिनके परिवार में आर्थिक स्थिति मतलब शिक्षित कम है तो उनकी खुशहाली कम है, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि अगर साक्षरता अनुपात सामाजिक और आर्थिक विकास को दर्शाती है, यानी सामाजिक को भी दर्शाती है और आर्थिक को भी दर्शाती है। इसका अर्थ है कि देश की जनसंख्या ज्यादा साक्षर है तो आर्थिक दृष्टि से वो अधिक संपन्न है, और जिस देश की जनसंख्या कम साक्षर है तो वो कम। और खास करके अगर अपनी बिहार की बात करें तो बिहार में साक्षरता दर बहुत ही कम है, मात्र 63%। कितना है, 63%। अगर महिलाओं की अगर करेंगे तो 56%, केवल महिला, पुरुष तो 74% है, महिला 56%, और कुल मिलाकर के अगर दोनों का अनुपात करेंगे तो मात्र 63%। हाँ, केरला एक ऐसा राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, याद रखिएगा, केरल एक ऐसा राज्य है जहां साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। और पूरे भारत में साक्षरता दर सबसे कम किसका है, तो याद रखिएगा बिहार का। ठीक है, अगर भारत में साक्षरता दर सबसे कम तो बिहार, कितना, 63%, 63 दशमलव कुछ है। और सबसे ज्यादा कहां, तो केरला, कितना, तो 99%। वहां के पुरुष महिला 99% शिक्षित हैं, समझ गए। तो साक्षरता दर की बात अगर करेंगे तो सबसे ज्यादा। चलते हैं व्यवसायिक संरचना, कि जो कार्यशील संरचना है उसे व्यवसायिक संरचना कहते हैं, यानी जो काम करने वाले लोग हैं, जो अपनी मेहनत से रोजगार कर सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्यशील जनसंख्या। अब चलते हैं विभिन्न क्रियाएं थोड़ा सा देख लेते हैं, चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया। चलते हैं विभिन्न क्रियाएं, अब थोड़ा सा ही है, इसको देख लेते हैं फटाफट हम लोग। विभिन्न क्रियाएं यानी कि हम लोग अपने जीवन प्रत्याशा, जीवन को सुधारने के लिए, जीवन को अच्छे रूप से चलाने के लिए अर्थ की जरूरत होती है। अर्थ का मतलब पैसा, और पैसा कमाने के लिए हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में, याद रखेंगे। जितने कार्य हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। कौन कौन, तो एक प्राथमिक क्रियाकलाप, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप हुआ है जिसमें हम लोग कृषि या कृषि संबंधित कार्य करते हैं, तो उसको कहते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप। जैसे आप कोई कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, जो भी करते हैं ना, वो क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप है। ठीक है, तो समझ गए प्राथमिक क्रियाकलाप कौन, तो जिसमें हम लोग कृषि या कृषि संबंधित कार्य करते हैं। जैसे में हमने कहा भी, केवल खेती करना हो गया, या पशुपालन, या मुर्गी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन, जो भी है ना, वो सब क्या हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप है। अब द्वितीय क्रियाकलाप कौन है, तो द्वितीय क्रियाकलाप यानी कृषि संबंधित अन्य व्यवसाय करते हैं, तो उसको हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप में रखते हैं। कृषि संबंधित अगर अन्य क्रियाकलाप करते हैं तो उसको द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप पशुपालन करते हैं और पशु से जो दूध उत्पन्न हुआ, उस दूध की मिठाइयां, पेड़ा, मक्खन, पनीर बना करके अगर बेचते हैं तो वो आपका द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक है, या मान लीजिए कृषि करते हैं और कृषि के लिए उर्वरक या अन्य प्रकार का अगर उत्पादन आप कर रहे हैं तो वो द्वितीय क्रियाकलाप है, यानी खल्ली का उत्पादन करना वो द्वितीय क्रियाकलाप है। ठीक है, चलिए तृतीय क्रियाकलाप जिसमें हम लोग व्यापार या उद्योग चलाते हैं, वो तृतीय, सरकारी नौकरी, ये तृतीय क्रियाकलाप है। तृतीय क्रियाकलाप में कौन कौन आएंगे, सरकारी नौकरी हो या उद्योग हो, वह क्या है, तृतीय क्रियाकलाप है। यानी मान लीजिए आप लोहा इस्पात उद्योग में काम कर रहे हैं, सीमेंट उद्योग में काम कर रहे हैं, तो वो आपके तृतीय, क्योंकि कृषि से आपको कोई तक दूर दूर तक लेना नहीं है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग में अगर काम कर रहे हैं तो कृषि से आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, तृतीयक है, समझ रहे ना। और चौथा, यानी पहले तो 3 ही था, अब एक चौथा जोड़ दिया गया है, चतुर्थ क्रियाकलाप, जिसमें हम लोग आणविक क्रियाएं करते हैं। आणविक क्रियाएं जैसे मान लीजिए रिसर्च करना, जैसे दवाइयों का खोज करना, या मान लीजिए एटॉमिक पावर का खोज करना,
किसी परमाणु का खोज करना, ये क्या हमारी चतुर्थ क्रियाकलाप। तो आपने क्या समझा कि अपने जीवन प्रत्याशा को बढ़ाने के लिए, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, और इन सारे क्रियाकलापों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया? 4, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। प्राथमिक में किसको रखते हैं हम लोग? कृषि को। द्वितीयक में किसको रखते हैं? कृषि संबंधित कार्यों को। तीसरा में रखते हैं नौकरी और व्यवसाय को, और चौथा में रखते हैं हम लोग आणविक रिसर्च को। ठीक, चलते हैं आगे। हमारा आवास संगठन। आवास संगठन का मतलब यानी कि हम जहां रहते हैं आवास में, तो देखिएगा कहीं जनसंख्या ज्यादा है आवास में तो कहीं पर कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में अगर जनसंख्या संगठन की अगर बात करेंगे तो पहले गांव में संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे गांव की संख्या कमने लगी और शहर में संख्या बढ़ने लगी है। नहीं बढ़ने लगी है। इसके पीछे देखिए, जब कोई आबादी ग्राम में रहती है तो उसे ग्रामीण संगठन, लेकिन अगर शहर में रहती है तो उसको कहते हैं शहरी संगठन। ठीक है, गांव में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुषों की संख्या कम है, और शहर में पुरुषों की संख्या ज्यादा है, महिलाओं की संख्या कम है। अब इसके पीछे क्या कारण है, ऐसे तो हमने चर्चा कर ही दिया था। देखिए, गांव में संगठन कम होने का कारण क्या है कि गांव में लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, पशुपालन, तो जीवन स्तर निम्न हो जाता है। लेकिन शहर में चले जाएंगे तो वहां पर शहरी जीवन अच्छा होता है, उनका रहन सहन अच्छा होता है, उच्च होता है, लेकिन गांव का रहन सहन निम्न होता है। तो लोग चाहता है कि हमारा जीवन स्तर ऊंचा बढ़े, अच्छा रहे, शिक्षा व्यवस्था में हम आगे बढ़े, इसलिए क्या करते हैं लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। ठीक है, तो शहर में धीरे धीरे आबादी बढ़ने लगी और गांव में आबादी क्या हो रही है? कम हो रही। जैसे ही आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, आप गांव छोड़ करके यहां चले जाएंगे शहर, या शिक्षा व्यवस्था आपकी अच्छी होगी तो आप गांव छोड़ के कहां रहने लगेंगे? शहर में रहने लगेंगे। तो इसके ये सब कारण है। और भारत में गांव में पुरुषों की संख्या बहुत कम है, महिलाओं की संख्या अधिक है, जबकि पश्चिमी देशों में पुरुष की संख्या अधिक है और महिलाओं की संख्या कम है। महिला वहां पश्चिमी देशों की अगर बात करें तो वह पुरुष वहां पर गांव में ज्यादा है, महिलाएं गांव में कम है। लेकिन उल्टा अपने भारत में है, गांव में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष की संख्या कम है। चलिए, तो ये थे हमारे चैप्टर का कुल सारांश। आशा करते हैं आप अगर हमारी वीडियो को देखे हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करेंगे, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो वो कमेंट में डाल दीजिएगा। हम कल मिलते हैं क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।